वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर सीरीज विच विल बी अबाउट वेक्टर्स। आज के लेक्चर में हम शुरू में थोड़ा मोटिवेशन देंगे वेक्टर्स के बारे में। ज़्यादा तो यहाँ हम नहीं बोल पाएंगे पर फिर भी कोशिश करेंगे, और उसके बाद कोर्स ओवरव्यू और प्री रेक्विजिट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे ख्याल से, और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, वेक्टर्स सबसे पहले 19वीं शताब्दी में मैथमेटिशियंस द्वारा औपचारिक रूप से स्टडी किए गए थे। बहुत से नाम इससे संबंधित हैं, जैसे विलियम हैमिल्टन, हेविसाइड, ग्रासमैन, और भी होंगे बहुत नाम। पर ऐतिहासिक दृष्टि से शायद सबसे पहले वेक्टर्स का जो जन्म हुआ वो फिजिक्स के माध्यम से हुआ। तो जैसे कोई संख्या है वेलोसिटी, अगर मुझे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जाननी है तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पर्याप्त नहीं है। किसी गेंद को अगर फेंक दिया गया हवा में तो वो कुछ इस प्रकार से गति करती है, और किसी समय पर अगर मैं जानना चाहता हूँ कि उस गेंद की क्या वेलोसिटी है, तो सिर्फ ये बता देना कि क्या मैग्नीट्यूड है उस वेलोसिटी का उतना पर्याप्त नहीं है। वो दिशा भी बतानी पड़ेगी कि किस समय पर किस दिशा में वो पार्टिकल जा रहा है या वो गेंद जा रही है। वेलोसिटी से भी ज़्यादा फंडामेंटल, ज़्यादा मूलभूत जो क्वांटिटी हुई वो हुई पोजीशन। जैसे अगर पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है और किसी समय पर हम जानना चाहते हैं पृथ्वी कहाँ है, तो सिर्फ सूर्य से दूरी बता देना मात्र पर्याप्त नहीं है, हमें यह भी बताना पड़ेगा कि वो किस दिशा में हम पृथ्वी को ढूंढें या किसी भी ग्रह को ढूंढें। वैसे ही एक और क्वांटिटी है जो ज़्यादा बेहतर उदाहरण है वेक्टर्स का, वो है फोर्स। मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि आपको मैकेनिक्स आती है, फिर भी ये शब्द सुने होंगे। एक ब्लॉक ऑफ मास m रखा हुआ है एक इंक्लाइंड प्लेन पर, तो उस पर आमतौर पर हम दो फोर्सेस की बात करते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन दिस मास। तो हम ये अगर समझना चाहते हैं कि ये मास अब कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे गति करेगा, क्या उसका एक्सेलरेशन होगा वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर बहुत नेचुरली वेक्टर्स सामने आते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ये जो दो फोर्सेस हैं, ये भले ही अलग अलग इनके क्या बोला जाए, अलग अलग कारणों से ये फोर्सेस जन्म ले रहे हैं, पर आपस में मिल करके ये एक फोर्स बन जाते हैं। इनको ऐड किया जा सकता है एक खास रेसिपी के द्वारा। ये एक लॉ ऑफ नेचर है कि फोर्सेस इस प्रकार ऐड हो जाते हैं, और वहाँ से फिर इन क्वांटिटीज़ का, जिनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उनका अलजेब्रा भी सामने आता है। तो ये सारी बातें हम धीरे धीरे समझेंगे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन आता है वेक्टर्स का लीनियर इक्वेशन से। तो हमारे पास मान लें दो लीनियर इक्वेशन हैं इन टू वेरिएबल्स, हम इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहते हैं। एक्स और वाई की कोई वैल्यूज़ ऐसी जानना चाहते हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को एक ही समय पर सेटिस्फाई कर दें। तो कई बार क्या होता है कि कोई सोल्यूशन इसका नहीं आएगा, कई बार इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आ सकते हैं, और कभी कभी यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इनको एक कोहेरेंट मैनर में अगर स्टडी करना है तो वेक्टर्स वहाँ काम आते हैं। दो वेरिएबल्स में तो ये बात उतनी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती, पर जब तीन वेरिएबल्स की बात हो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला, और यहाँ पर वेक्टर्स ज़रूर काम आते हैं। तो वो भी हम देखेंगे आगे। और फिर एक मोटिवेशन है कि ज्योमेट्री की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ज्योमेट्री से तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी करनी, हो जाएंगी सारी पर मुश्किल होंगी करनी, पर वेक्टर्स की मदद से बहुत सरल हो जाती हैं। तो जैसे ये एक उदाहरण है ऑर्थोलॉजिक ट्रायंगल्स का। क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये नारंगी रंग में है और एक सफ़ेद रंग में। मान लें ये ट्रायंगल्स कुछ ऐसे हैं कि अगर इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर गिराई टू दिस साइड, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराई टू दिस साइड, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराई टू दिस साइड, और उन तीनों लाइंस को एक्सटेंड कर दिया, तो ऐसा हुआ कि वो तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं, यानी एक ही बिंदु से पास होती हैं। जैसे कि इस चित्र में है, इससे परपेंडिकुलर गिराई टू दिस साइड, वो उसको एक्सटेंड कर लिया पूरा, उसी तरह से ये लाइन, उसी तरह से ये लाइन, और ऐसा हो गया कि वो तीनों एक ही बिंदु से पास हो रही हैं, यानी एक पॉइंट पर मिल रही हैं। तो अपने आप क्या होगा कि हम अगर इसका उल्टा कृत्य करें, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराएं इस साइड पर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराएं इस साइड पर, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराएं इस साइड पर, तो वो भी एक ही बिंदु पर मिलेंगी। ये कदम भी ऑब्वियस नहीं है, पर ऐसा है। तो ये जो थ्योरम है इसका शायद मतलब, इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑर्थोलॉजिक ट्रायंगल्स बोलते हैं। ये क्या पता किसी मैथमेटिशियन के नाम पर हो ये थ्योरम, वो तो मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिक फैक्ट, और इतना आसान भी नहीं है प्रूव करना, पर हम वेक्टर्स के माध्यम से इसको देखेंगे आगे कैसे सिद्ध कर सकते हैं।
और जल्दी से कोर्स ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। इस कोर्स में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो ये सब मैंने लिख दी हैं चीज़ें। 5 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे वेक्टर्स को। बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी विच हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, ऐसी बातें करते हैं। कुछ हद तक ये बात सही है, पर ये कोई परिभाषा नहीं है। उस पर भी हम बात करेंगे कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं वेक्टर्स को लेकर के, वो अस्पष्ट परिभाषाओं की वजह से जन्म लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। और इस लेक्चर सीरीज़ के बाद जो स्वाभाविक रूप से अगली लेक्चर सीरीज़ होगी वो होगी 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम मूल रूप से यही टॉपिक्स कवर करेंगे, थोड़ा हेर फेर हो सकता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ें। ओके, और एक सेलिएंट पॉइंट होगा हमारा कि हम ज्योमेट्रिक अप्रोच लेंगे चीज़ों को समझाने के लिए। हमारी परिभाषाएं भी ज्योमेट्रिक होंगी, हमारे जो स्पष्टीकरण होंगे वो भी ज्योमेट्रिक होंगे जहाँ तक संभव है। ठीक है। प्रीरेक्विजिट्स, सबसे पहले मैंने सेट्स, फंक्शंस और रिलेशंस लिखा हुआ है, पर कई बार जब चीज़ों को समझाना होता है तो ये भाषा बहुत काम आती है। इस वक्त मेरे चैनल पर सेट्स पर एक प्लेलिस्ट है और फंक्शंस पर एक प्लेलिस्ट है, वो देख सकते हैं। और ये 4 टॉपिक्स हमें आने चाहिए। सब कुछ बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शायद बहुत अच्छे से पता हो तो बढ़िया है, वो भी शायद हम बहुत प्रयोग नहीं करेंगे, पर बाकी बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस वक्त इस चैनल पर स्ट्रेट लाइंस पर एक लेक्चर सीरीज़ है, वो चाहें तो देख सकते हैं, पर उतनी सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे ज़रूरी बात है वो है ज्योमेट्रिक थिंकिंग, और ये अगर हमने डेवलप अभी तक नहीं करी तो हम कर लेंगे धीरे धीरे जैसे और चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेरा जो फोकस होगा वो ज्योमेट्रिक थिंकिंग पर होगा। अगर चीज़ों को ज्योमेट्रिकली समझेंगे तो सब बहुत आसान हो जाएगा, अगर केवल प्योर अलजेब्रा करेंगे तो बात बनेगी नहीं, एकदम अजीब लगेगा कि भाई ये चल क्या रहा है। ज्योमेट्रिकली चीज़ों को समझेंगे, सब कुछ बहुत आसान होगा। ठीक है, सो विद दैट आई वांट टू एंड दिस सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ शुरू करेंगे।